गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी टोंक से विज्ञान के अध्यापक कक्षा 8 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के लिए आज इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया था कल घर्षण। आज चैप्टर नंबर 13 ध्वनि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्वनि जिसे के नाम से जानते हैं अपन आवाज़, इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं पेज नंबर 157 पे। ध्यान से देखेंगे आप इधर। आपके विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक आवाज़ सुन करके आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुन करके ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाई। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। विद्यालय की घंटी को जब बज नहीं रही हो, छूकर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं। जब ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं। जब घंटी बजती है तो उसको छूने पर उसमें कंपन यानी वाइब्रेशन मौजूद होता है। धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाएं कि यह किसी दीवार को न छुए। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखो क्या आप कंपन को अनुभव करते हैं। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथ से कस करके पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं। रबड़ का एक छल्ला लीजिए। इसे 13.3 चित्र में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स का तानित रबड़ के बीच में से 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से
खींच करके छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु को अपनी माध्यम स्थिति के इधर उधर या अपने पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कंपन किसे कहते हैं? वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस करके तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित प्लग करते हैं या बीच में खींच करके छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप यहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए और जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? आप इस प्रश्न की व्याख्या कर सकते हैं। ये है वो आपका थाली वाला। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका आयाम इतना कम होता है कि हम इन्हें नहीं देख पाते। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। नारियल का खोखला खोल लीजिए और इसमें एक वाद्य यंत्र का एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाएं और इसके कंपायमान भाग को पहचानिए। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए शेष सारणी को पूरा कीजिए। वीणा है, तबला है, ढोल है, बाजा है, वगैरह वगैरह। संभवतः आपने मंजीरा, जहाँ कटम तथा नट मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश में अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं, बहुत आसान है। धातु के 6-8 कटोरे या गिलास लीजिए, उन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीरे से एक के बाद एक आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। आपको जल तरंग, इसे आप जल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जल तरंग कहते हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम को झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ को ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र को आवाज़ सुनते हैं। मनुष्य मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा धीरे से चित्र गुनगुन कीजिए। चित्र अनुसार 13.7 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव
होता है। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी रहती है। इस चित्र को देखें आप। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 13.6 के अनुसार समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके कस करके तानिए। अब उनके बीच की अंतराल दरार में हवा फूंकी। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच भांति पकड़िए। अब झिर्री के बीच से हवा फूंकी, ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियों में भिन्न भिन्न होते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती है तो आपकी सहेली आपको आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास आपकी ध्वनि कैसे पहुंची? धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटे की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। आप गिलास के किनारों को अपने हाथ से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह के हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा
कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने से कोई संबंध है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि का संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रव में संचरित होती है? एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए और इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानीपूर्वक रखिए। सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश न करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? इससे क्या पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी हो सकता है। आहा, तो हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते होंगे। आइए याद करते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे बच्चों। कल हम क्रियाकलाप 9 से इसका प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आपने आज इसके जो प्रश्न हैं इसको रीड करके देख लें। प्रश्न उत्तर हम आपको कल देंगे। आज हम एक अन्य कार्य आपको बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुने। बच्चों, आप होमवर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस होमवर्क के साथ साथ आपके लिए हमने विज्ञान विषय का एक वर्क बुक लगाई है, जिसे आपको अशोक पुस्तक मंदिर बड़े तख्ते के बाहर से खरीदनी है और फिलअप करनी है। जब ये फिलअप हो जाए तो आप इसे विद्यालय में चेक कराने के लिए आएँ। आपको सभी विषयों की वर्क बुक 6 के 6 विषयों की लेनी है। आपको इसकी कीमत शायद 70 रुपये होगी, तो वो आप खुद को देना है। और यदि आपके पास उर्दू विषय हो और वहाँ उर्दू की वर्क बुक उपलब्ध हो तो वर्क ले लें, नहीं तो आपको 5 ही विषय की वर्क बुक लेनी है। हमने देखा है इसके अंतर्गत कि इसमें जो राज्य सरकार द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम है वही इस वर्क बुक के अंतर्गत आया है। जो चैप्टर्स हमने हटाए गए थे उनको हटा दिया गया है। इसमें बाकायदा आपके शुरू में सिलेबस है और हमने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इसमें केवल संशोधित पाठ्यक्रम को ही है, इसलिए हमने इसको रिकमेंड किया है। और वर्क बुक लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपका। इस वर्क बुक के आधार पर आप पढ़ लेंगे। ये देखिए, इसमें पाठ्यक्रम हटाया गया वगैरह सब बताया, पूरा सिलेबस इसमें नोट है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें अंक भार भी दे रखे हैं, कौन सा पाठ कितने अंकों का आएगा। ये वर्क बुक आपको खरीदनी है, भरनी है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप विद्यालय आकर के अपने संबंधित विषय अध्यापक से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। वर्क बुक फिलअप होने के बाद आप इसको चेक करवाएं और आपको विशेष जानकारी दे दूं कि इसके आधार पर ही आपकी वार्षिक परीक्षाएं होगी। इसलिए आपको शीघ्र इसे खरीदना है और कोशिश करना है कि 31 जनवरी से पहले, यानी कि इस माह को ख़त्म होते होते आपको इसको चेक करा देनी है। आज के लिए इतना ही है बच्चों, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।